हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम चर्चा करने वाले हैं भूकंप से संबंधित। और भूकंप से संबंधित आज चर्चा करेंगे भूकंप की क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित विशेषताएं। किसकी बात करेंगे बताओ? क्रिया व प्रतिक्रिया से संबंधित विशेषताओं की बात करेंगे। आज का जो अपना विषय है भूकंप है। याद रखना क्या है बताओ? भूकंप। देखो भूकंप किसको कहते हैं? देखिए हम जो आंतरिक बल होते हैं उनके द्वारा हमारी पृथ्वी पे सामान्य से अधिक कंपन होना ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। और आपको ध्यान रखना भूकंप जो होता है वो ज़्यादातर भूकंप की अगर बात करोगे तो भूकंप 30 से 100 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न होते हैं। कहाँ होते हैं बताओ? आप कह सकते हो भाई 30 से 100 किलोमीटर की गहराई में भूकंप उत्पन्न होते हैं। और जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है ये वो बिंदु है जहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है, इसको कहते हैं भूकंप मूल। क्या कहते हैं बताओ? इसको भूकंप मूल कह सकते हो, आप इसको फोकस कह सकते हो, आप इसको अवकेंद्र कह सकते हो, आप इसको विशेष रूप से हाइपोसेंटर कह सकते हो, ये भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है। अब देखो ठीक इसके भूकंप के ठीक समकोण पे लंबवत, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको बोलते हैं अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र बोलते हैं, या आप इसको एपी सेंटर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एपी सेंटर क्या बोल सकते हो। और यहीं से इस भूकंप मूल से जो है गैसों का बॉडी वेव का समुच्चय निकलता है, जिसमें बॉडी वेव में मुख्य रूप से आप कह सकते हो पी तरंग और एस तरंग। कौन सी तरंग? पी और एस। उसके बाद में देखिए सबसे पहले यहाँ पे अधिकेंद्र पे जो तरंग पहुंचेगी वो पी तरंग होगी, उसके बाद में एस होगी, और सबसे लास्ट में कौन सी होगी? एल होगी। एल बहुत बड़े क्षेत्र को घेरती है, इसीलिए उसको धरातलीय तरंग भी कहते हैं, है ना। तो ये भी एक विशेष बात देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले भूकंप यहाँ पे अपने को दिखाई देगा। तो देख लो यहाँ पे बिल्कुल सीधा सा आपको कहूँ, देखिए 30 से 100 किलोमीटर के मध्य भूकंप उत्पन्न होता है। 30 से 100 किलोमीटर के मध्य कौन उत्पन्न होता है? भूकंप उत्पन्न होता है। याद रखना उसे केंद्र मूल कहते हैं, उसको अवकेंद्र कहते हैं। और धरातल के ठीक लंबवत जो स्थान होता है जहां पे भूकंप पहली बार महसूस किया जाता है उसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं। ध्यान रखना। और एक चीज और ध्यान रखना, ये जो एपी सेंटर है, कौन सा? एपी सेंटर, यहां से बॉडी वेव्स निकलती हैं, उनका समुच्चय निकलता है, जिसके कारण सतह पर एल, जिसके कारण आप देखिए सतह पर एल तरंग उत्पन्न होती है। कौन सी बोलो? एल तरंग। बड़ा सीधा सा सिंपल सा मतलब है। भूकंप जहां से उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं, फोकस कहते हैं, हाइपोसेंटर कहते हैं, अवकेंद्र कहते हैं। और जहाँ पे भूकंप धरातल पर हाइपोसेंटर के लंबवत ठीक दिखाई देता है तो उसको एपी सेंटर बोलते हैं, उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। और उसमें आप देखिए हाइपोसेंटर से बॉडी वेव्स निकलती हैं, मतलब समुच्चय निकलता है, जैसे पी तरंग है और एस तरंग का समुच्चय निकलता है। और उसके बाद में वहाँ पे एल तरंग जो है वो प्रकट होती है। एल तरंग जो है बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करती है और ये सबसे खतरनाक भी आप कह सकते हो। ठीक है। हमारी जो पी तरंग होती है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में क्या होती है? संचलित होती है, जिसको हम लोग प्राथमिक तरंग कह सकते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग कह सकते हैं, प्राइमरी तरंग कह सकते हैं। और सेकेंडरी तरंग हम एस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एस तरंग को बोलते हैं। ठीक है। इसको अनुप्रस्थ भी बोल सकते हैं, है ना। ये आप ध्यान में रख लेना। ठीक है। तो एल तरंग बहुत बड़ा क्षेत्र घेरती है, इसलिए इसको सबसे खतरनाक भी माना जाता है। तो ये समझ लेना। ठीक है। तो देखिए पी तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों में संचलित होगी। पी तरंग जो है वो ठोस में संचलित होगी, द्रव में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ये भी आपको ध्यान में रख लेना। दूसरा प्रश्न देखो यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आप लोगों के लिए है।
इन तीनों तरंगों की पहचान PSL, इन तीनों तरंगों की पहचान सबसे पहले ब्रिटिश कालीन भारतीय भूकंप विज्ञानी कौन थे? आर ओल्डहम के द्वारा की गई। भाई किसके द्वारा की गई बताओ? देखो आर ओल्डहम के द्वारा की गई। किसके द्वारा? आर ओल्डहम के द्वारा की गई। ये चीज़ भी आपको समझ लेनी है, आपको याद रखना है इस चीज़ को। उसके बाद में एक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत अच्छा परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए बात है 1909 की। कब की है? 1909। यूगोस्लाविया, अरे भाई कौन सी जगह है? यूगोस्लाविया के भूकंप विज्ञानी कौन है? भूकंप विज्ञानी कौन है? मोहोविकिक। जिन्होंने ये जो मोहोविकिक हैं, इन्होंने क्या किया? एक नए प्रकार की भूकंपीय तरंग की पहचान की। कौन सी? एक नई प्रकार की भूकंपीय तरंग की पहचान की, जिसको हम लोग कह सकते हैं PG और SG। मतलब आप देखिए यहाँ पे इन्होंने दो प्रकार की नई तरंगों की खोज की, और वो तरंगें क्या थी? PG SG। तो मतलब ये P और S के सदृश्य तरंगे उन्होंने मानी। किसने? आपने विशेष रूप से देखा मोहोविकिक। किसने बताओ? मोहोविकिक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है आप लोगों के लिए। अब देखो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न क्या बनेगा कि ये जो PG तरंग है, कौन सी तरंग है बताओ? ये देखो PG, ये जो तरंग है इसकी गति कितनी है? 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ध्यान रखना। जबकि S तरंगों की गति कितनी है? 4.3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। मतलब S तरंग की गति क्या है? कम है। P तरंग की गति क्या है? ज़्यादा है। P की कितनी है? 6 से 7 है। S की क्या है? 4.3 किलोमीटर प्रति सेकंड मानी जाती है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रख लेनी चाहिए। बहुत अच्छे प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से। फर्स्ट ग्रेड की जो परीक्षा हम लोग देंगे उसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न ये आप लोगों के लिए आने वाले हैं। एक फिर उसके बाद में एक प्रश्न आता है कोनार्ड महोदय। आगे चल करके कोनार्ड महोदय ने 6.7 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली P सदृश्य, किसके सदृश्य? P के सदृश्य, मतलब P के जैसी एक तरंग की पहचान की, जिसको इन्होंने नाम दिया P स्टार। क्या नाम दिया बोलो? P स्टार कहा। भाई क्या कहा? P स्टार कहा। याद रखना किसने? कोनार्ड महोदय ने, जिसको कहते हैं विक्टर कोनार्ड महोदय, जिन्होंने P स्टार तरंग की क्या की? पहचान की, जो कि आप यूं समझो P के सदृश्य है। 6.7 किलोमीटर प्रति सेकंड की इसकी क्या मानी जाती है? गति। अब आगे चल के क्या हुआ? जेफरे महोदय द्वारा S तरंग के सदृश्य एक तरंग की पहचान की। मतलब जेफरे महोदय है, उसने क्या किया? S तरंग के सदृश्य के एक तरंग की पहचान की, जिसकी गति उन्होंने बताई 4.9 किलोमीटर प्रति सेकंड, और इसको उन्होंने नाम क्या दिया? P स्टार। क्या नाम दिया बोलो? P स्टार। ये समझ लेना भाई, यहां पे क्या नाम दिया उन्होंने? उसको P स्टार नाम दिया। ठीक है, क्या नाम दिया बोलो? P स्टार। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। अब उसके बाद में देखिए आपको एक तो PG SG S स्टार और P स्टार, इनको ध्यान में रखना, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मोहोविकिक ने PG और SG तरंग के बारे में बताया, कोनार्ड ने P स्टार के बारे में बताया, और जेफरे ने S स्टार के बारे में बताया। और सर्वाधिक रिएक्टर पैमाने का भूकंप जो है वो 26 मई 1960 को चिली में आया, जिसका पैमाना कितना था? 9.5 रिएक्टर था। कितना था बताओ? 9.5 रिएक्टर। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक रिएक्टर का पैमाने का भूकंप 26 मई 1960 में कहाँ आया? चिली में आया, और कितने पैमाने पे था? 9.5 था। आप समझो ये बहुत भयानक होता है। देखिए अगर 2.0 रिएक्टर पे भूकंप आता है तो वो ज़्यादा कोई नुकसान नहीं करता है। अगर वही भूकंप 5 रिएक्टर पे आता है, 5.0 रिएक्टर पे आता है, तो आप समझ लो वस्तुएं गिरने से
व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, और वही अगर 7 रिएक्टर पे आ जाए तो वो खतरनाक माना जाता है, याद रखना। तो ये तो 9.5 था, बहुत ही खतरनाक होगा, ठीक है। वैसे देखा जाए तो संसार में सर्वाधिक भूकंप जापान में देखने को मिल जाते हैं। कहाँ पे? जापान में। अब एक और प्रश्न आपके पास यहाँ पे है, भूकंप के प्रकार। ये आपको ध्यान रखना, किसके? भूकंप के प्रकार। भूकंप के प्रकार होते हैं 3 प्रकार के, एक तो साधारण होता है, एक मध्यवर्ती होता है, और एक होता है आपका सर्वाधिक गहराई में पाया जाने वाला भूकंप, जिसको प्लूटोनिक भूकंप भी कहा जाता है। और याद रखना, साधारण भूकंप हमेशा जो है वो 0 से 50 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न होता है। मध्यवर्ती जो भूकंप होता है वो 50 से 250 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न होता है। इसके अलावा अगर आप अत्यधिक गहराई में जो भूकंप उत्पन्न होता है, प्लूटोनिक भूकंप होता है, वो 250 से 700 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न होता है। और इसके नीचे भी भूकंप उत्पन्न होते हैं, ध्यान रखना। एक और प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है, देखिए ओल्ड धाम, देखिए यहाँ पे एक सीधी सी बात हम लोग कर सकते हैं। ओल्ड धाम नामक जो वैज्ञानिक है, जिसने ओल्ड होम नामक जो विज्ञानी है, इन्होंने सबसे पहले, आपको ध्यान रखना, इटली में 5605 भूकंप के झटकों का क्या किया? अध्ययन किया। और उस अध्ययन में इन्होंने ये पाया कि 90% जो भूकंप होते हैं वो 8 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न होते हैं। 90% भूकंप 8 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न होते हैं, और 8% भूकंप 8 से 30 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न होते हैं, और बाकी जो भूकंप होते हैं उससे ज़्यादा गहराई में क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। तो ओल्डहम ने ये जो इटली में जो अध्ययन किया, उसके आधार पर उन्होंने बताया। तो आज हमने भूकंप से संबंधित बहुत ही अच्छी जानकारियाँ हमने ली हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये ध्यान रखना, बहुत अच्छे प्रश्न है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो मैं आज आप लोगों से अभी विदा लूँगा, और आगे हम लोग बात करेंगे कि भूकंप क्षेत्र कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ संसार में सर्वाधिक भूकंप आते हैं, उनकी चर्चा हम लोग अपनी नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।